नमस्कार, मैं सोमेश कुमार घितोड़े एक बार पुनः सोमेश घितोड़े क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नाट्य है इसके बारे में परीक्षा की दृष्टि से एक नज़र डालेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से लोक नाट्य कितना महत्व रखता है और कौन कौन से प्रश्न किस किस बिंदु से आते हैं। मैंने अपना परिचय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं उसको। और साथ ही साथ मैंने लगभग 35 वीडियो 35 वीडियो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ के अलग अलग टॉपिक पर मैंने अपलोड किए हुए हैं। यदि आप उसे देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर उसको आप देख सकते हैं और पसंद आए तो जरूर उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। CGP CGPSC चाहे अन्य कोई लोकल एग्जाम छत्तीसगढ़ का, उसमें लगभग लोक नाट्य से प्रश्न का कोई न कोई बिंदु निश्चित रूप से आता है। तो उन्हीं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने यह टॉपिक तैयार किया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है लोक नाट्य। लोक नाट्य के बारे में हमको सबसे पहले ये जानना है कि लोक नाट्य वास्तव में क्या है। लोक नाट्य को ऐसा हम समझ सकते हैं कि एक मंच होता है। लोक नाट्य एक मंच होता है, उसके लिए जरूरी है, और उस मंच के लिए फिर एक कथा की जरूरत पड़ती है, कथानक स्क्रिप्ट की, जो कि आसपास का जो कोई पर्व है या अनुष्ठान है या फिर कोई ताजा घटनाक्रम है जो घटित हुआ है, उसके ऊपर उन लोग बनाते हैं। इसमें नृत्य भी शामिल होता है, गीत भी शामिल होता है, अभिनय शामिल होता है और कथानक शामिल होता है। एक स्क्रिप्ट होता है, संगीत, नृत्य, अभिनय और कथानक, ये सभी बिंदु से मिलकर ही एक लोक नाट्य की रचना होती है। और उस लोक नाट्य का उद्देश्य सामूहिक भागीदारी है। उसमें एक अकेला कोई नहीं कर सकता, उसमें जितने पात्र होते हैं सबकी भागीदारी होती है। वैसे तो इसमें पुरुष पात्र अधिकतर होते हैं, लेकिन स्त्री पात्र की जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ पुरुष पात्र ही इसका अभिनय कर लेते हैं। और कहीं कहीं भी देवार जाति की महिलाएं हैं, वो भी महिला जो पात्र है उसके लिए अभिनय कराते हैं, लेकिन अधिकतर में पुरुष ही महिला का पात्र निभाते हैं। ये इसकी अन्य विशेषता में हम देखते हैं कि ये जितने भी आंचलिक रूढ़िवादी है, ग्रामीण रूढ़िवादी परंपरा है, उन सब पर आधारित होती है। उसके बाद इसका जो शैली है वो खुद का अपना नया होता है, बनावटी नहीं होता। वो खुद नया बनाते हैं, अपना शैली है, खुद का नया अपना स्वरूप होता है। उसी का उन लोग एक निश्चित उद्देश्य के आधार पर उस लोक नाट्य की रचना करते हैं। याद रखेंगे, लोक नाट्य लिखित में नहीं होता, इसको बिल्कुल आप याद रखेंगे। लोक नाट्य लिखित नहीं होता बल्कि रचे जाते हैं। उसको परिस्थिति के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार उसकी रचना की जाती है। वो पहले से कोई लिखित नहीं रहता, इस बात को बिल्कुल आप याद रखेंगे। उसके बाद है इसका प्रारंभ हमेशा कोई न कोई पूजा अनुष्ठान से होते हैं। सब लोग आते हैं, और चाहे गणेश की पूजा हो, चाहे कृष्ण की पूजा हो, चाहे कोई भी आदि देव की पूजा हो, उसकी पूजा अर्चना पहले करते हैं। सब यहाँ से प्रारंभ होता है लोक नाट्य। और अंत में जब समाप्त होने वाला होता है लोक नाट्य, तब सभी लोग एक साथ मिलकर नाचते हैं, गाते हैं, और एक साथ फिर विदा होकर उसके लोक नाट्य की समाप्ति करते हैं। तो ये मुख्य रूप से लोक नाट्य की इतनी विशेषताएं हैं। यदि PSC मेंस में ये अच्छा टॉपिक है, लोक नाट्य के ऊपर लिखा जाए, तो आपको पहले लोक नाट्य की विशेषता बतानी पड़ेगी कि क्या क्या विशेषता है उसकी। उसके बाद उसकी लोक नाट्य के जितने प्रकार हैं उसका वर्णन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने पहले उसकी विशेषता देखी है। अब हम आगे चलकर जितनी भी उसके प्रकार हैं लोक नाट्य के, उसको बताएंगे। चलिए इसमें कुछ प्रकार देखते हैं। इसमें है आपका भथरा नाट्य। तो भथरा नाट्य है एक, इसके बारे में बता दो। भथरा नाट्य भी एक लोक नाट्य है। ये मुख्य रूप से भथरा जनजाति के लोग करते हैं। याद रखेंगे, मुख्य रूप से ये भथरा जनजाति के लोग करते हैं यहाँ पर, और पुरुष ही करते हैं। इसको भी याद रखेंगे आप। जो भथरा नाट्य है वो पुरुष ही करते हैं, और इसका जो विषय वस्तु होता है पौराणिक कथा है। जो जितने भी पौराणिक मैथोलॉजिकल जो स्टोरी है उसी पर आधारित होता है, जिसमें अभिमन्यु का वध है, या कंस वध है, जयद्रथ वध है, इस प्रकार, या हिरण्यकश्यप का वध है। ये सब कहानियां इस पर आधारित है, भथरा नाट्य पर। यह मुख्य रूप से चूंकि ये उड़ीसा के से प्रभावित है, ये भथरा नाट्य उड़ीसा से भथरा जाति के लोग आए हैं, तो वहां से प्रभावित है। तो इसको उड़ीसा का प्रभाव दिखता है इस भथरा नाट्य पर। साथ ही साथ इसको आदिवासी थिएटर की भी संज्ञा दी जाती है। इसको भी आप याद रखेंगे। भथरा नाट्य को आदिवासियों का थिएटर कहा जाता है। इसके बाद है एक गम्मत। गम्मत और नाचा सिमिलरिटी है दोनों में। गम्मत और नाचा लगभग आंशिक रूप से एकदम बहुत कम अंतर है। इसको हम देखेंगे, नाचा जब आगे है पात्र उसमें देखेंगे हम नाचा को। इसके बाद हम माओ पाटा। माओ पाटा ये मुख्य रूप से मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं।
माओ पाटा एक शिकार नृत्य है, नृत्य नाटिका है। इसमें क्या होता है कि बाइसन हागनन का शिकार करने का एक नाटक रचा जाता है, जिसमें महिला पुरुष सभी इस नाटक को रचते हैं। और जो पुरुष है अपना वो शिकार करने जाता है और पूरा नाटक के रूप में होता है, शिकार करके उसको लाता है और उसके जो सिंह है उसको अपने सर के ऊपर उसको लगाता है और सब फिर वहाँ शराब पीकर नाचते हैं एक साथ और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। तो इस प्रकार ये जो माओ पाटा नृत्य है वो मुड़िया जनजाति का है, नृत्य नाटिका है। उसके बाद एक खम स्वांग होता है। एक खम स्वांग ये भी एक नृत्य नाटिका है, लोक नाट्य है छत्तीसगढ़ का। ये कोरकू जनजाति के लोग करते हैं। ये मुख्य रूप से मेघनाथ खम्ब से इसका किस्सा जुड़ा हुआ है। रावण का पुत्र जो था मेघनाथ, और उन्होंने एक बार कोरकू जनजातियों की जान बचाई थी। इसी कथा पर आधारित है कि उन लोग मेघनाथ का पूजा करते हैं खम्ब के रूप में। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो एक और है आपका दही कांदो। दही कांदो है एक, जिसको हम कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। इसमें जो दही हांडा है उसको फोड़ा जाता है। तो यह भी प्रचलन में है कि एक दही हांडा बांध दिया जाता है ऊपर में और लोग इकट्ठा होकर उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो यह कृष्ण जन्माष्टमी पर आधारित था। इसका जो एक पात्र होता है मनसूखा, जो कि श्री कृष्ण का दोस्त होता है, वो इसका विदूषक कार्य करता है, इसमें जोकर का कार्य करता है। उसके बाद है मुख्य रूप से हम देखें तो पंडवानी। पंडवानी सबसे बड़ा लोक नाट्य है छत्तीसगढ़ का। पंडवानी के बारे में बता दूं, पंडवानी मुख्य रूप से महाभारत की कथा पर आधारित है। याद रखेंगे, पंडवानी महाभारत की कथा पर आधारित है और इसके प्रमुख नायक भीम और द्रौपदी हैं। इसको भी याद रखेंगे, भीम और द्रौपदी महाभारत की कथा पर आधारित है। साथ ही साथ सबल सिंह चौहान की दोहा गायकी है, उस पर आधारित है जो पंडवानी गायिका। ये इसके दो प्रकार होते हैं पंडवानी गायन शैली का। एक होता है वेदमती शैली, एक है कपालिक शैली। इस शैली को भी जानना है आपको। वेदमती शैली शास्त्र सम्मत शैली होती है। एक जगह बैठकर वेदमती शैली में वो गाया जाता है। उसमें शरीर इधर उधर हिलना डुलना नहीं रहता, चुपचाप एक जगह बैठकर उसको गायन होता है। इसके प्रमुख जो गायक है वो झाड़ूराम देवांगन है, जो कि पंडवानी के पितामह कहे जाते हैं। याद रखें कि झाड़ूराम देवांगन पंडवानी के पितामह कहलाते हैं। साथ ही साथ अन्य है पुनाराम निषाद, ऋतु वर्मा, ये अन्य आपके वेदमती शाखा के हैं। उसके बाद एक कपालिक शाखा है। कपालिक शाखा में उसमें आप चलकर भी यह गायन होता है, बैठते भी हैं, साथ ही साथ भाव भंगिमा के साथ अपना एक्टिविटी के द्वारा भी इस गायन को प्रस्तुत किया जाता है। कपालिक, इसको कपालिक शैली कहा जाता है। इसमें मुख्य गायिका तीजन बाई है। याद रखेंगे, तीजन बाई है जो कि फेमस है पंडवानी गायिका में। इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये तीनों पुरस्कार इनको प्राप्त है। याद रखेंगे। वाद्य यंत्र में मुख्य रूप से तंबूरा और करताल का प्रयोग करते हैं। जो मेन पात्र होता है वो तंबूरा और करताल का प्रयोग करता है। अन्य लोग जो बैठे रहते हैं उनके साथी लोग, उन लोग हारमोनियम, तबला इसका भी प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ इसमें आप ये बात ध्यान रखिएगा कि एक रागी होता है। एक जैसे जो गायक है वो बोलता है पंडवानी के बारे में कुछ बोलता है, तो उसका एक हुंकार भरने वाला, था बोलने वाला एक रागी होता है, जिसको रागी कहते हैं। ये भी एक पात्र होता है इसका। यह पूर्णतः वीर रस पर आधारित है। याद रखेंगे, वीर रस पर आधारित है और सबल सिंह चौहान की गाथा जो है, दोहा गाथा, इस पर आधारित है। इस प्रकार पंडवानी जो है बहुत फेमस है। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा लोक नाट्य है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न हमेशा आते हैं। उसके बाद है रहस। रहस में नृत्य और संगीत प्रधान होता है। रहस मुख्य इसमें संगीत भी रहता है, नाचना भी होता है, दोनों है, दोनों का मिश्रण होता है। ये मुख्य रूप से कृष्ण लीला होता है। रहस को याद रखेंगे, रहस का अर्थ कृष्ण लीला होता है। बीच गांव में, गांव के बीचों बीच इसको कराया जाता है और इस जहां पर जिस जगह पर ये कराया जाता है चारों तरफ से घेर दिया जाता है और उस रंगमंच का नाम बेड़ा होता है। याद रखेंगे, बेड़ा, उस रंगमंच का नाम बेड़ा होता है। यह कंस और कृष्ण कथा पर आधारित होता है, भीम और अर्जुन की कथा पर आधारित होता है। इस प्रकार इनके बीच का ये रहस्य होता है। यह मुख्य रूप से चितेर जाति के लोग करते हैं, इसको भी याद रखेंगे, चितेर जाति के लोग। रात को होता है, एक खंभा गाड़ दिया जाता है, उस जगह पर बेड़ा बनाकर इसका मंचन होता है। इसके पात्र जो होते हैं वो रासदारी कहलाते हैं। याद रखेंगे, इसके जो पात्र है रहस्य के, वो रासदारी कहलाते हैं। कुछ नाम है जो फेमस है रहस्य के नाम, विशेषण सिंह, मंझला महाराज और केसरी सिंह, ये तीनों नाम याद रखेंगे। विशेषण महाराज, मंझला सिंह और केसरी सिंह, ये तीन हैं जो कि मुख्य प्रमुख रहस्य के कलाकार हैं। उसके बाद आता है नाचा। नाचा वैसे मुख्य रूप से इसका उद्भव गम्मत से हुआ है। गम्मत जो मराठे लोग पहले करते थे वो गम्मत है, मराठा काल में जो होता था वो गम्मत का ही से ही इसका उद्भव हुआ है नाचा के रूप में।
इसका इसका मुख्य जो बोल होता है, स्वर होता है, उसमें कोई प्रहसन होता है या व्यंग ताना बुना इसमें मिला हुआ होता है किसी भी घटनाक्रम से संबंधित। और प्रायः पुरुष लोग ही करते हैं इसको, जो नाचा है पुरुष लोग करते हैं। और ये इसका विषय वस्तु सामाजिक कुरीति आडंबर जो समाज में फैला हुआ है, अंधविश्वास, वो कुछ कथानक पर लोग ज्यादा नाचा करते हैं। इसमें दो पात्र होते हैं जो महत्वपूर्ण है। एक होता है परी जो महिला का रोल अदा करता है, एक जोकर। इन दोनों के बीच बहुत ही वाद संवाद होता है और बड़े मजेदार हास्य कपूट भरा होता है उसमें, और बहुत मजा के साथ, हंसी मजाक के साथ ये लोग अपना पात्र निभाते हैं। परी और जोकर बहुत फेमस है नाचा में। उसके बाद है इसके प्रमुख कलाकार में गोविंद राम निर्मलकर जी है। याद रखेंगे, गोविंद राम निर्मलकर जी इसके प्रमुख कलाकार हैं। इस प्रकार हमने देखा कि ये जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नाट्य है वो बहुत ही आकर्षक है और बहुत ही प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के जो लोक नाट्य है वह, यह सीजीपीएससी के लिए एक बड़ा टॉपिक है। लोक नाट्य, छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य पर यदि लिखना आ जाए 8 नंबर का क्वेश्चन, तो आप ये सब बिंदु आप उस पर लिख सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई नया चीज, नया कहानी आपको मिले तो उसको भी आप जोड़ सकते हैं। मैंने एक शार्ट रूप में बताने का प्रयास बस किया है कि आपको कहाँ से शुरू करना है, कैसे लिखना है। तो यदि ये वीडियो मेरा पसंद आया तो निश्चित रूप से इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। कोई भी कमी होगा तो मैं इसको सुधारने का प्रयास करूंगा और आपके एक एक कमेंट मुझे मोटिवेशन प्रदान करता रहेगा और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो तैयार करूंगा और आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। अंत में इसका एक स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा ताकि आप इसका नोट्स के रूप में उपयोग कर सकें। इस प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।